Hello students, welcome to all YouTube channel of eLight Institution. This is the video number 4 of electrostatic and today is the topic of Coulomb's law. So let's we start today's topic Coulomb's law. स्टूडेंट्स देखिए जो Coulomb's law है इस वीडियो नंबर 4 को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। पहले पोर्शन में हम इसके स्केलर फॉर्म को स्टडी करेंगे एंड जो अनदर पोर्शन है उसमें हम इसके वेक्टर फॉर्म को स्टडी करेंगे। ये आज के हमारी वीडियो का मोटो रहने वाला है, ये टारगेट रहने वाला है। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं वो अपना पेपर और कॉपी साथ रखें, अपने नोट्स को वेल प्रिपेयर तरीके से रेडी करें स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं Coulomb's law। देखिए Coulomb's law की एक स्पेशल इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पहले उस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसको हम रिटर्न भी करेंगे डेफिनेशन में। Coulomb's जो लॉ है, ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है पहले तो ये समझें आप। देखिए जब आप एक क्या करते हैं किसी स्टेशनरी चार्ज के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी अनदर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके आते हैं, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बताया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होने वाला है। मैंने ये कहा कि जब हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है कि खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी अनदर चार्ज को लेकर आते हैं, क्यू डैश को लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जो क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज है ये क्या करता है, क्यू डैश पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है। मेरी बात को समझा आपने, सुना अच्छे से। मैंने ये कहा कि जो क्यू नॉट है ये क्या करेगा, क्यू डैश पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, मैथमेटिकली कितना वैल्यू है इस फोर्स का, इस फोर्स को जो है एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसको स्टडी करना है, Coulomb's लॉ को स्टडी करना है। तो बात अपने माइंड में बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए। ओके, अब देखिए इस लॉ की एक स्पेशल कंडीशन भी है और वो कंडीशन ये है कि ये लॉ ओनली स्टेशनरी चार्जेस पर ही एप्लीकेबल है। जहां पे चार्ज स्टेशनरी होंगे वहीं पे आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लॉ को। इस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए क्या हो गया, व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट रेस्ट पोजीशन और स्टेशनरी पोजीशन। सपोज कर लो आपके पास दो कोई चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और उन दोनों के मिड का जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लीजिए R है। ठीक है, देखो दो चार्ज Q1 और Q2 है, इन दोनों के मिड का जो डिस्टेंस है R है। अब इन दोनों चार्जेस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F एक एप्लीकेबल है। तो उस F के अमाउंट को Coulomb's ने अपने लॉ के अकॉर्डिंग किस तरीके से समझाया। ओके, बात को बहुत अच्छे से सुनना। देन अकॉर्डिंग टू Coulomb's लॉ, ओके देखिए अकॉर्डिंग to Coulomb's law, according to Coulomb's law, the force of attraction and repulsion between two stationary and point charges, okay, according to Coulomb's law, first point देखो इस जो Coulomb's law है इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट लिखिए, the force of attraction और repulsion, the force of attraction and repulsion between two point and stationary charges बात समझ में आनी चाहिए। The force of attraction and repulsion between 2 point and stationary charges, okay, is directly proportional to product of their magnitude and second जो पार्ट है इसका उसकी बात करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड देखो सेकंड पार्ट को स्टडी करने से पहले इसको और अच्छे से लिख लेते हैं ना, इसको मैथमेटिकली भी रिटर्न कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, एफ से रिप्रेजेंट करना है। ओके, रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस, ये देखिए ये आपको दो पॉइंट और स्टेशनरी चार्जेस दिखेंगे जो कि किस डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। ओके, स्टेशनरी चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब जो चार्जेस हैं इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, देयर दैट मींस चार्जेस, जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जो है इनके मैग्नीट्यूड के ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई यहाँ पे? जैसे देखिए Q1 का आपको Q1 का क्या लेना है, Q1 का ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, ऐसे ही Q2 का भी आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, और दोनों के प्रोडक्ट को अगर आपने किया तो उसका उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के और रिपल्शन के। इतनी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अब सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट पार्ट में कैटेगराइज कर दिया हमने इसको। अब इसका जो सेकंड पोर्शन है ना, आप उसको देखें अच्छे से। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड दिस force is inversely proportional to, and this force is inversely proportional to square of distance between them, okay, between them। बात समझ में आई? फिर से देखिए, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्शन है इसकी बात कर रहे हैं। ये जो फोर्स F है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो चार्जेस हैं उन चार्जेस के मिड का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा लोग। इसको मैथमेटिकली देखो कि कैसे रिटर्न करेंगे, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल to r square, okay, understand? This is the equation number first and it's the equation number second। देखते हैं ये हमें दिख भी रही है या नहीं दिख रही, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ओके, अच्छे से हमें दिख रही है, ओके। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, इधर है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन करते हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करके हम रिटर्न करेंगे, देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब देखो इनवर्स, ये जो प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको आप रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने पर हमें क्या मिलेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा। देन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। इट्स अ मस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर हो गया बेटा लोग? ओके, सो जो कूलम्ब्स लॉ है उस कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज करा। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्रिएट करी, जनरेट करी, सेकंड पार्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को क्रिएट करा। दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करा तो हमारे पास फाइनली जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का हमें वैल्यू मिला, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब देखिए जो K है ना, इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलेंगे आप, ओके, वेयर K इज इक्वल टू कूलम्ब्स कांस्टेंट। याद रखोगे K कूलम्ब्स कांस्टेंट है, इसका जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो है 9 × 10⁹। बात समझ में आ गई? 9 × 10⁹, ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का, सॉरी कूलम्ब्स लॉ का, कूलम्ब्स जो कांस्टेंट है उसका मैथमेटिकल वैल्यू है। अच्छा, अब देखिए इसका एक SI यूनिट भी है। देखो SI यूनिट ऑफ K, इस K का जब SI यूनिट आप रिटर्न करेंगे, SI यूनिट ऑफ K का SI यूनिट देखें आप, इसका SI यूनिट देखेंगे तो यहां से इस K का SI यूनिट देखो, इस K का SI यूनिट देखो, बड़ा सिंपल है। कैसे? इस K का यूनिट देखना है तो K का एक फॉर्मूला बनाओ, तो r स्क्वायर F के मल्टीप्लाई में Q1 Q2 डिवाइड में चले जाएंगे, तो F का जो यूनिट है, F फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ओके, न्यूटन हो गया, r स्क्वायर मल्टीप्लाई में हो गया तो न्यूटन इंटू में क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, दूसरे चार्ज का यूनिट फिर से क्या हो गया, कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, तो K का जो यूनिट हो गया वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। ये दिख रहा है ना हमें? ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे से ये हमें दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स लोग, अब इस K का एक और वैल्यू है, बात समझना, K को मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, K
इज इक्वल टू 1/4πε0 भी रिटर्न कर सकता हूं। समझ में ही बात, k इज इक्वल टू क्या है 1/4πε0। अब देखो यहां पर एक नया टर्म और मिला हमें एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी है ये, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की ये क्या है, परमिटिविटी है। इसका भी देखो एक मैथमेटिकल वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, बात समझ में आई। ओके, ये इसका क्या है, परमिटिविटी, ये ध्यान से देखिए ये परमिटिविटी है और ये इसका मैथमेटिकल वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका भी एक एसआई यूनिट है। इसका जो एसआई यूनिट है देखो यहां से देखो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया। तो जो के का एसआई यूनिट है, ये रहा के का एसआई यूनिट, उसका जब आप इनवर्स करोगे तो आपको एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट मिलेगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है एसआई यूनिट वो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स लोग ठीक है, तो ये आपके पास देखो थोड़ा सा मैं बोर्ड को अच्छे से कवर कर रहा हूं या नहीं, आप इसको अच्छे से देखें ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर है कि दिखना चाहिए हमें बोर्ड पे, और अच्छे से ऑलमोस्ट दिख गया। ओके स्टूडेंट लोग ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म। इसको हम कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म बोलेंगे। एक मिनट में हम वापस से देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ को हमने दो पार्ट में, कूलम्ब्स लॉ का जो स्केलर फॉर्म है उसके स्टेटमेंट को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज करा ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, उनका जो चार्जेस है, उन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन फर्स्ट बनाई। इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जो चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस के मिड का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, जब दोनों इक्वेशंस को इक्वल करा, इक्वल करने पे इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। यहां पे एक कांस्टेंट आया, देखो बात को बहुत अच्छे से सुनना, ये पूरी फिजिक्स में हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं। जो के है उसको हमने कूलम्ब्स कांस्टेंट कहा और के का जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁻⁹ है। माइंड में सेट करके रखना है। इसका ऐसा यूनिट की बात करूंगा तो वो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ऐसा यूनिट कैसे बना, इक्वेशन नंबर थर्ड को आप रीअरेंज करें, के का फॉर्मूला बनाएं, वहां से के का ऐसा यूनिट आपको मिलेगा। और के का एक और मैथमेटिकल वैल्यू है, वो है के इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, या फिर देखो इसको आगे करके क्या लिखूंगा 9 इंटू 10⁹ के इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट भी रिटर्न कर सकता हूं और के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ भी मैं रिटर्न कर सकता हूं। अब यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो एक नया हमें क्या मिला, फिजिकल क्वांटिटी मिला। एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, इसका भी एक मैथमेटिकल वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ऐसा यूनिट देखो आप, इसका कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जो के का ऐसा यूनिट है, कूलम्ब कांस्टेंट का ऐसा यूनिट है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की क्या मिलेगी, एसआई यूनिट मिल जाएगी स्टूडेंट्स लोग। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, आप उसको भी रिटर्न करें। ठीक है, मैं इसको यहां पे रिटर्न कर देता हूं। दिस फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स और दिस फोर्स एक्ट ऑन, देखो यहां पे एक थर्ड पॉइंट और बना सकते हैं आप इसमें, दिस फोर्स एक्ट्स along line joining of two चार्जेस, जो दो चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन की डायरेक्शन में ही क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्शन है वो एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स लोग। तो ये था हमारे पास कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म। अब देखिए हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की, है ना। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को।
ओके, देन सेकंड टॉपिक, इसको आपने रिटर्न कर लिया होगा अच्छे से। ओके, सेकंड टॉपिक इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, चलो, एंड न्यू टॉपिक इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमें देखना है, ये क्या है, क्या फंडा है। ठीक है, देखिए वेक्टर फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि देखो फोर्स की बात करी, कूलम्ब्स ने किसकी बात करी, फोर्स की बात करी। अब एक फोर्स क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया कि हम डायरेक्शन का भी आइडिया लगाएंगे। हमें उस फोर्स के मैग्नीट्यूड से ही मतलब नहीं है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो लगा वो किस अमाउंट का लगा, कितने मैग्नीट्यूड का लगा, उससे मतलब नहीं है। हमें उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की डायरेक्शन को भी बहुत अच्छे से समझना है और देखना है। तो उसके लिए हमने क्या देखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखना है। देखो थोड़ा बेसिकली लेके चलूंगा, जो बायो के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेशन है और वेक्टर फॉर्मेशन जो है मैथ्स का एक टॉपिक है, तो थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझना बायो के स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्मेशन लिखूं, ठीक है, अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या रिटर्न करूं, वेक्टर फॉर्मेशन रिटर्न करूं, तो जो वेक्टर है वो देखो कैसे आता है, मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, यूनिट वेक्टर से। ओके, यूनिट वेक्टर समझ रहे हैं आप बात, यूनिट वेक्टर से आप उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, उसका वेक्टर फॉर्म मिलेगा। ऐसे ध्यान से देखना, आपको कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखना है। अब कूलम्ब्स लॉ में हमने किसको स्टडी करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्टडी करा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है वो हमें कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड जो है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले स्केलर फॉर्म में देखा, जो मैग्नीट्यूड है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो कंडीशन मिलेगी वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की मिलेगी स्टूडेंट लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, और इसको थोड़ा डायमेंशनली समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखो डायमेंशनली समझने के लिए हमने क्या किया, दो एक्सिस रेडी करे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेडी करे। देखिए ये देखो डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा भी बना देता हूं इसको, ताकि ये हमें अच्छे से दिखे पूरे वीडियो में और हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखिए समझना, सॉरी दिस इज द वाई एक्सिस एंड इट्स द एक्स एक्सिस, है ना। देखो यहां पर आपने क्या किया, किसी एक स्टेशनरी चार्ज को प्लेस कर रखा है Q1 एंड दिस इज द चार्ज Q2, ठीक है। अच्छा देखो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है O। अब इस ओरिजिन पॉइंट से Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा R1 से। बात समझ में आई। देखिए R1 क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हो गया कि किसी भी ओरिजिन पॉइंट से ये क्या कर रहा है, Q1 की पोजीशन को आइडेंटिफाइड कर रहा है। वो वेक्टर जो Q1 को ओरिजिन पॉइंट से आइडेंटिफाइड करवा रहा है, उस वेक्टर को हमने कहा पोजीशन वेक्टर। ऐसे जैसे R1 Q1 का पोजीशन वेक्टर हो गया, वैसे ही जो है Q2 का भी एक पोजीशन वेक्टर बनेगा स्टूडेंट्स लोग। देखिए ये जो Q2 है इसका खुद का भी एक पोजीशन वेक्टर बनेगा और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर R2। बात समझ में आई, ये वेक्टर R1 और ये वेक्टर R2 हो गया। अब ध्यान से देखना, देखो ये जो Q1 है ये Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। और देखो Q1 पॉजिटिव नेचर का है, Q2 भी आपको यहां क्या दिख रहा है, पॉजिटिव नेचर का दिख रहा है। बात को बहुत अच्छे से सुनना और समझना। देखो Q1 Q2 पर क्या अप्लाई करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्शन फोर्स। तो उस रिपल्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो देखिए बेटा ये होगा, ठीक है। इस फोर्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं, F2, ठीक है। F2 क्यों, क्योंकि ये Q2 चार्ज पे लगा हुआ है। बात को ध्यान से सुनना, Q2 चार्ज पे जो फोर्स एप्लीकेबल है उसको क्या बोला, F2 बोला। ये F2 किस की वजह से एप्लीकेबल हुआ, Q1 की वजह से एप्लीकेबल हुआ, इसलिए F21 आप इसको बोलेंगे। ऐसे देखो Q1 पर भी एक चार्ज लगाएगा, ये जो Q2 है वो इसको रिपेल करेगा, ऐसे इस तरीके से रिपेल करेगा ना। तो रिपेल करेगा तो देखो ये जो F2 फोर्स अप्लाई होगा ये ऊपर की तरफ अप्लाई होगा, सॉरी नॉट F2, दिस इज द फोर्स F1 ड्यू टू चार्ज
Q2। बात समझ में आई? तो यहां पे देखो दो सिंबल समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सिंबल तो हो गया F12, ये क्या है? ये है फोर्स ऑन चार्ज Q1, इसको आप बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1, ओके, ड्यू टू चार्ज Q2, ये Q2 चार्ज की वजह से एप्लीकेबल है। ऐसे ही देखो हमें क्या मिला? F21 मिला। इस F21 को आप क्या बोलेंगे? F21 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2, ओके, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ओके, Q1 चार्ज की वजह से ऐसा कुछ फिनोमिना है। अब थोड़ा सा और समझना, देखिए अगर मैं Q1 से Q2, अब देखो अगर मैं इस डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करवाऊं आपको कि बताओ बेटा इन दोनों चार्जेस के मिड का जो डिस्टेंस है वो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? नॉर्मली R होता है, ओके। अब देखो मैंने क्या किया, Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का पोजीशन वेक्टर देखा। ध्यान से समझना, Q1 के रिस्पेक्ट में जब मैं Q2 का पोजीशन वेक्टर देखता हूं तो उस पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो देखो कुछ Q1 से Q2 की तरफ होगा, ऐसे, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर होगा चार्ज Q2 का, Q2, ये जो Q2 चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू Q1। तो इस डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? R21 से, वेक्टर ऑफ R21, पोजीशन वेक्टर ऑफ R21। बात समझ में आई? ऐसे ही देखो आप, ये R डिस्टेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही देखो Q1 का पोजीशन वेक्टर चेक करूंगा किसके रिस्पेक्ट में? Q2 के रिस्पेक्ट में। तो Q2 के रिस्पेक्ट में चेक करूंगा तो देखो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये, इसको आप क्या रिप्रेजेंट करोगे? वेक्टर ऑफ R12। तो यहां पे दो कंडीशन और आ गई। पहली वाली कंडीशन आ गई R12, वेक्टर ऑफ R12, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2। एंड लास्ट सिचुएशन जो है वेक्टर R21 आई, इसको आप बोलेंगे पोजीशन, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1। ओके स्टूडेंट्स, ये चार टर्म्स हमें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाइड हो जानी चाहिए। अब देखो बात यहां पे करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फंडा तो ये है, ठीक है। ये चीज को समझना है हमें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडा है, क्योंकि हमें यही तो वर्क करना है। अब देखो ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है? वेक्टर फॉर्म को आइडेंटिफाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? जो मैग्नीट्यूड आ रहा है उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ मिल जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? कूलम्ब्स लॉ के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं किसकी बात करें? देखो जो है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस की बात करते हैं, क्योंकि दोनों चार्जेस प्लेस्ड हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस R पे प्लेस्ड हैं। देखो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये डिस्टेंस R है बेटा, लोग ध्यान से देखना, ये R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस पे Q1 Q2 प्लेस्ड हैं। सो हम पहले बात कर लेते हैं फोर्स F12 की बात कर लेते हैं। नाउ देखिए, नाउ फोर्स F12, अब ये जो फोर्स F12 है इसके लिए जब हम बात करेंगे, सो F12 इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाना है? पहले इसका मैग्नीट्यूड रिटर्न करो, तो मैग्नीट्यूड रिटर्न करोगे तो वो आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R। ये क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग चलना है तो हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो अब देखो हम क्या करेंगे? फॉर वेक्टर फॉर्म, देखो वेक्टर फॉर्म फॉर वेक्टर, या फिर वेक्टर फॉर्म, देखो वेक्टर फॉर्म के लिए हमने क्या किया? देखो वेक्टर ऑफ F12, ध्यान से देखना, वेक्टर ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। पहले क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड हो गया K Q1 Q2 अपॉन में R। अब ये R क्या आएगा इसकी बात करते हैं, R12 होगा या 21 होगा इसकी बात करते हैं। और यूनिट वेक्टर भी हो जाएगा R12। और यूनिट को कैसे रिटर्न करते हैं? देखो ऐसे, यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हो गया R cap 12,
ठीक है। अच्छा अब देखो ये R कौन सा लेंगे, आप R भी 1 2 ही लेंगे, क्योंकि कौन से फोर्स की बात करिए आपने, फोर्स F12 की बात करिए, ये रहा फोर्स F12 इस फोर्स की बात करिए ना आपने, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड ले लिया आपने, तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया, KQ1 Q2 अपॉन में R। अब R कौन सा लेंगे, क्योंकि ये जो फोर्स है ये किसकी वजह से लग रहा है, Q2 चार्ज की वजह से लग रहा है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, Q1 के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। सो देखो आपको क्या रिटर्न करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, क्योंकि Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 की पोजीशन देखोगे अब आप, क्योंकि F12 को स्टडी कर रहे हो ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2, जो कि क्या आएगा, वेक्टर ऑफ R12 आएगा, इसलिए आपने वेक्टर ऑफ R12 लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को 2-1 भी करेंगे, रिटर्न करेंगे, कुछ बुक्स भी इसको 2-1 रिटर्न करेगी, बट हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे 1-2 है, तो हम इसको यहाँ पे 1-2 के फॉर्म में ही लेके चलेंगे बेटा लोग, है ना। अब देखिए, अब चूंकि मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, उसको बहुत अच्छे से देखना। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को देखो वेक्टर ऑफ F12 इज इक्वल टू क्या हो जाना है, इज इक्वल टू हो जाना, पहले तो देखो एक फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला होता है, जो वेक्टर देखो एक फॉर्मूला होता है A कैप, ठीक है, A कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्मेशन में। तो अब इसका रिप्लेसमेंट यहाँ पे R कैप के अकॉर्डिंग करेंगे, R कैप के अकॉर्डिंग करेंगे, तो वेक्टर ऑफ F12 इज इक्वल टू ये हो जाना है K Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R12 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे R12 स्क्वायर है, ध्यान रखना, ठीक है, और ये R स्क्वायर है, ओके, R12 स्क्वायर, और यहाँ पे जो है इसको आप रिटर्न करेंगे वेक्टर ऑफ R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। बात समझ में आई बेटा लोग, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे क्या कंडीशन आनी है, यहाँ पे जो कंडीशन आनी है वो आ जानी है, वेक्टर ऑफ F12 इज इक्वल टू ये हो जाना है K Q1 Q2 अपॉन में R12 क्यूब एंड वेक्टर ऑफ R12। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन आ गई बेटा लोग, ठीक है, बात समझ में आई, पहली इक्वेशन। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन आई, वैसे ही आप अगर F12 को जगह 12 की जगह F21 को स्टडी करेंगे, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखो सिमिलरली आपको क्या मिलेगा, F21 मिलेगा, और इस F21 को आप क्या रिटर्न करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन में R21 क्यूब, और यहां पे हो जाएगा वेक्टर ऑफ R21 हो जाना है, इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो, हमारे पास जगह नहीं रही है, मैं थोड़ा सा इन दो कंडीशंस को हटा दूं यहां से, है ना, ठीक है, ओके, आप लोगों ने रिटर्न कर ही लिया होगा, यहां से इन दो कंडीशंस को हटाता हूं और थोड़ा सा आगे और रिटर्न करता हूं, इसको भी हटाते हैं, ठीक है, ये काम हो जाएगा अपना, है ना, इस जगह से काम हो जाएगा, चलो इसको भी हटा देते हैं, इन चारों पॉइंट्स को हटा देते हैं। हाँ जी, अब देखना, अब देखो क्या समझ में आया, ओके, फ्रॉम डायग्राम, अब डायग्राम में देखो, आप डायग्राम में एक बहुत अच्छी सी चीज देखो R21 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, R12 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2, दोनों बात समझ में आई, ठीक है। डायग्राम में आओ, डायग्राम में जब आपने देखा के, तो आपने देखा कि Q1 और Q2 दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा लोग। यहां पर यह समझ में आया कि जो वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ R12 है, ये क्या है, पोजीशन ऑफ वेक्टर R21 के इक्विवेलेंस में है, तो सही। देखो यहां पे इस डायग्राम से एक चीज और समझ में आनी चाहिए थी, जिसको हमने लिखा नहीं, यहां पे देखो जो R है वो किसके इक्वल है, वेक्टर ऑफ R12 के इक्वल है, और वेक्टर ऑफ R21 के इक्विवेलेंस पर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ओके। तो देखो यहां पर ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन में है, तो देखो यहां पर ये समझ में आता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। डायग्राम में देखो, एक डाउनवर्ड जा रहा है तो दूसरा कैसे आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब जब ये वाली कंडीशन हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो दोनों कंडीशंस में देखोगे आप, दोनों में इस कंडीशंस को अप्लाई करके देखोगे, तो हमें ये भी आइडिया लगता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होंगे, बात समझ में आई, ठीक है। सो
so f vector of f12 is equal to vector of f21। हमें ये क्राइटेरिया बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब हम इसको लैंग्वेज में कैसे रिटर्न कर सकते हैं? लैंग्वेज में ये रिटर्न कर सकते हैं कि हमें ये समझ में आया इस वेक्टर फॉर्म से क्या रिजल्ट क्या मिला, फाइनली जो रिजल्ट मिला उसको समझो। फाइनली रिजल्ट हमें ये मिला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो रिपल्शन है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या है? एप्लीकेबल है। तो फाइनली हम क्या रिटर्न कर सकते हैं? यहां पे देखो हम रिटर्न करते हैं, क्या रिटर्न करेंगे? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल इन magnitude but opposite in direction। अपोजिट इन डायरेक्शन। ये हमें क्या मिला? फाइनली रिजल्ट मिला है वेक्टर फॉर्मेशन का स्टूडेंट्स लोग। ओके, तो बात समझ में आनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से। देखिए मैंने ट्राई भी किया कि आपको बहुत इजीली ये समझ में आए, बहुत डेप्थ तक मैं इसको लेके गया। हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जा सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो हमने जो पोजीशन वेक्टर लिखा है ना r21 r12, इनको अगर हम ट्राइंगल फॉर्म लगाएं, इस जो डायग्राम है इस डायग्राम में हम जो है एडिशन लॉ ट्राइंगल अगर हम लगाएंगे तो r12 का भी एक मैथमेटिकल वैल्यू रिटर्न होगा, r21 का भी एक मैथमेटिकल वैल्यू रिटर्न होगा। उन दोनों वैल्यूज को भी हम यहां पे रिटर्न कर सकते हैं। कुछ बुक्स ने इस तरीके से भी इसको एक स्टेप आगे तक कर रखा है, बट जो वो कंडीशन है वो मस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो ये है और हमने ये यहां से भी इजीली आइडेंटिफाइड कर लिया है स्टूडेंट लोग। तो देखो मैं होप करूंगा कि आपको वीडियो नंबर 4 में जो कूलम्ब्स लॉ के जो दोनों फॉर्मेशन मैंने समझाए हैं, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, वो आपको बहुत इजीली समझ में आई होगी स्टूडेंट लोग। तो देखिए हम जल्दी ही वीडियो नंबर 5 के साथ आपके साथ जरूर मिलेंगे। ठीक है, आप चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।